हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DSR फॉर यू में। मैं अपना 7वां पार्ट लेकर के हाजिर हूं, जिसमें मैं 9 अध्याय से प्रश्नोत्तर बताने वाला हूं। और इसके पहले तक के जितने भी प्रश्नोत्तर हैं मैंने दे दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप लोगों को यहाँ ऊपर एक लिंक आ रही होगी, उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, जिनमें मैंने बाकी के अध्यायों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए और उन्हें समझाया भी है। चलिए शुरू करते हैं। आपका मोस्ट वेलकम है DSR फॉर यू में। 9 अध्याय है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। इसमें बच्चों कुल 4 अंक दिए गए हैं। इसमें 2 अंक के एक प्रश्न आना है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने हैं, और 2 नंबर का एक प्रश्न आना है। मतलब 1-1 नंबर के 2 प्रश्न और 2 नंबर का एक प्रश्न। तो सबसे पहला ये ऑब्जेक्टिव देख लें कि मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके माध्यम से होता है। तो गुणसूत्रों के द्वारा मनुष्यों में लिंग निर्धारण होता है। कितने गुणसूत्र होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के, X और Y गुणसूत्र। ठीक है। फिर लक्षणों की वंशागति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है बच्चों, वो आनुवंशिकी के जनक भी कहलाते हैं। ये याद रखिएगा, 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। अब स्त्रियों के शरीर में कौन से लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो केवल बच्चों X गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे 5वां वाला कर लीजिएगा। मनुष्य में लिंग गुणसूत्र कितने जोड़ी पाए जाते हैं, मतलब गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो केवल 2 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है ना, X और Y। इसके बाद बारी आती है हमारे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर की। इनको देख लें आप। मनुष्य में अलिंगी गुणसूत्रों की संख्या, अलिंगी जो कि लिंग से रिलेटेड नहीं होते, वो है बेटा 44। लैंगिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 2, X और Y। शरीर में DNA कहाँ पाया जाता है? DNA कहाँ पाया जाता है बच्चों? गुणसूत्र में। जीन कोशिका के किस भाग में पाए जाते हैं? ये भी गुणसूत्र में। देखिए, गुणसूत्र से ही जीन्स डेवलप होते हैं। ठीक है। 5वां है प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? तो वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, वो तो आपके DNA वगैरह कहलाता है, मगर वे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी के व्यक्ति में होते हैं। देखिए, दूसरी पीढ़ी में भी प्रथम पीढ़ी से ही ट्रांसफर होते हैं। तो प्रथम पीढ़ी के व्यक्ति में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो कहलाते हैं, जो लक्षण पाए जाते हैं वो कहलाते हैं प्रभावी लक्षण। अब अतिलघुत्तरी का पहला देख लीजिएगा। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया? तो देखो, इसकी कुछ खासियत थी। पहला, मटर का पौधा एक वार्षिकी पौधा है। ठीक है, कैसा पौधा है? एक वार्षिक पौधा है, तथा अल्प विकसित जीवन चक्र वाला है। बहुत जल्दी ये डेवलप हो जाता है, मतलब इसका जो जीवन काल रहता है बहुत कम रहता है। फिर दूसरा है, देखिए जीवन काल का मतलब क्या है? देखिए, कोई भी पौधा है, जैसे मान लो आप आम का पेड़ लगा रहे हो। आम का पेड़ कितने साल में फल देने के लिए तैयार होता है? लगभग 2-3 साल लग जाते, तब वो फल देने के लिए रेडी होता है, और नष्ट भी बहुत देरी से होता है। मगर मटर एक ऐसा पौधा है, जल्दी उगता है और जल्दी नष्ट हो जाता है। इसका जीवन काल बहुत छोटा रहता है। तो मटर क्या है? एक वार्षिक पौधा है, तथा इसका अल्प विकसित जीवन चक्र होता है। ठीक है। दूसरा, ये पौधे आसानी से उगाए जा सकते हैं। इसको बहुत आसानी से उगाया जा सकता है। इसके फूल जो होते हैं, पुष्प जो होते हैं, वो द्विलिंगी होते हैं। फिर स्वनिषेचन के कारण मटर के पौधे समयुग्मकी होते हैं। कैसे होते हैं? समयुग्मकी। ठीक है। और इसके पौधों में अनेक विरोधी लक्षण भी पाए जाते हैं। ये प्रश्न जरूर तैयार कर लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो देखें, मनुष्य में लिंग निर्धारण का कैसे किया जाता है? पहला, पुरुष में दोनों लिंग गुणसूत्र में से केवल X तथा दूसरा गुणसूत्र Y होता है। ठीक है। आपको मैं यहाँ पहले इस चित्र के माध्यम से बता दूं, एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, पुरुष के शरीर में X और Y गुणसूत्र दोनों पाए जाते हैं। X भी पाया जाता और Y भी पाया जाता है। लड़की के शरीर में केवल और केवल, महिला के शरीर में X गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब X गुणसूत्र का संबंध X गुणसूत्र से होता है, ये देखिए, ये XY और ये X, जब X का केवल X से मैच होता है, X और X मिलते हैं, तो होती है कौन? जो लड़की, मतलब जो संतान पैदा होगी वो लड़की होगी। मगर जब X गुणसूत्र का संबंध Y गुणसूत्र से हो जाता, तो जो पैदा होगा वो होगा लड़का पैदा होगा। ये चित्र याद कर लीजिएगा आप लोगों को। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको याद कर लेना है। आगे देखें आप, इनने क्या बोला था? पुरुष में दोनों लिंग गुणसूत्र में से केवल एक गुणसूत्र X तथा दूसरा गुणसूत्र Y होता है, और स्त्री में गुणसूत्र कौन से होते हैं? दोनों गुणसूत्र X और X होते हैं। पुरुष 2 प्रकार के शुक्राणु उत्पन्न करता है। आधे शुक्राणु X गुणसूत्र तथा आधे शुक्राणु Y गुणसूत्र को धारण करते हैं। स्त्री में केवल एक अंडाणु बनता है, जिसमें केवल X गुणसूत्र होता है। ये हो गया। फिर इसके बाद, जब X गुणसूत्र युक्त शुक्राणु X गुणसूत्र युक्त अंडाणु से संलयन करता है, जब X और X मिलते हैं तो लड़की पैदा होती है, और जब Y गुणसूत्र युक्त शुक्राणु X गुणसूत्र वाले अंडाणु से मिलता है तब लड़का पैदा होता है। ये लिख दीजिएगा और ये चित्र बना दीजिएगा, यदि छोटा मोटा बना सकें। ये पूरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों, आनुवांशिकता किसे कहते हैं? तो जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों के संचरण को आनुवांशिकता कहते हैं। मतलब आपके पिताजी के गुण आप में आए, आपके गुण आपके बेटे में जाएंगे, इस तरीके से जो लक्षण चलते हैं इन्हें भी
इन्हें ही आनुवांशिकता कहते हैं। जैसे आपको मालूम होगा कभी कभी क्या होता है, कोई पेंटर है यदि, तो पेंटर का पुत्र भी या पुत्री भी पेंटिंग में माहिर होती है, ये होते हैं जीन्स। परीक्षा अध्ययन से देख लें कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि मनुष्य की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखो गुणसूत्र तो मतलब कोशिका की बात कर रहे हैं, कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो ये है बच्चों 23 जोड़े, कितने 23 जोड़े, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद किसी शिशु का नर होना, किसी शिशु का नर होना किस बात पर निर्भर करता है बच्चों, तो कौन से, वाय गुणसूत्र के द्वारा। ये आपको अभी बताया ना मैंने, तो कौन सा गुणसूत्र होना चाहिए, वाय। फिर मानव युग्मजन में लिंग गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या, तो कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो देखें केवल एक्स और वाई, मतलब यहाँ पे जो उत्तर आएगा इसका 1 हो जाएगा। फिर रिक्त स्थान देख लें, पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का संचरण क्या कहलाता, आनुवांशिकता कहलाता। और पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होने वाले लक्षण क्या कहलाते, आनुवांशिकी लक्षण कहलाते। याद रखना, आनुवांशिका का अध्ययन किसने किया था, आनुवांशिकता का अध्ययन कहलाता आनुवांशिकी, और इसका अध्ययन किसने किया था, जॉन ग्रेगर मेंडल। याद रखिएगा। चौथा है मेंडल ने वंशानुगति के नियमों का प्रतिपादन किया, इसको याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आनुवांशिकी के जनक कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। फिर लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र को क्या कहते हैं, तो ये कहलाते हैं लिंग गुणसूत्र। और महिला के शरीर में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक्स और एक्स, और पुरुष के शरीर में एक्स और वाई। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आनुवांशिकता पढ़ लीजिएगा, आनुवांशिकता पूछा जा सकता है। क्या होता है, जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का जो संचरण होता है, एक के बाद एक जो लक्षण एक के बाद एक ट्रांसफर होते जाते हैं, इन्हें आनुवंशिकता कहते हैं, और ये लक्षण आनुवांशिकी लक्षण कहलाते हैं। अब आनुवांशिकी की परिभाषा, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक लक्षणों, उनके संचरण एवं कारणों का अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिकी कहलाती। मतलब कि आनुवांशिकता के जो लक्षण होते हैं, उनके संचरण की जो विधियां होती हैं और उसके जो कारण होते हैं, इनका अध्ययन करना ही आनुवांशिकी कहलाता है। छठवां देख लीजिएगा, प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं, तो देखें जब विपरीत लक्षणों के जोड़े में क्रॉस कराया जाता है, मतलब अलग अलग लक्षण है दोनों गुणसूत्रों में, उनमें क्रॉस कराया जाता है, तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण प्रदर्शित होते वे प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। अच्छा, ये 5वां प्रश्न भी देख लीजिएगा कि मेंडल को प्रयोगों द्वारा कैसे ज्ञात हुआ कि लक्षण प्रभावी हैं या अप्रभावी, इसको पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद बच्चों ये देखें अप्रभावी लक्षण, तो जब विपरीत लक्षणों के जोड़े में क्रॉस कराया जाता है तब पहली पीढ़ी में जो लक्षण छिपा रहता है, अब जब पहली पीढ़ी में जो लक्षण दिखता है उसे प्रभावी लक्षण, और जब छिपा रहता है तो अप्रभावी लक्षण। बहुत अच्छी परिभाषा, याद कर लीजिएगा। एक संकर क्रॉस क्या होता है, एक विपरीत लक्षण को साथ लेकर कराए गए संकरण को एक संकर क्रॉस कहते हैं, जब विपरीत एक लक्षण हो, ठीक है। और जब दो विपरीत लक्षणों को साथ लेकर जो क्रॉस कराया जाता है उसे हम द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। मेंडल का प्रभाविता नियम पढ़ लीजिएगा। इसके अनुसार क्या होता है, जब विपरीत लक्षणों के एक जोड़े को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, यह प्रभाविता का नियम कहलाता है, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा, केवल जब पहली पीढ़ी में लक्षण दिखे प्रभावी लक्षण। और मेंडल का पृथक्करण नियम, इसको भी देख लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत, इसको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुणसूत्र की परिभाषा जरूर पढ़ लीजिएगा। गुणसूत्र क्या होते हैं कि सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में स्थित लंबी धागेनुमा पतली संरचनाएं जिनका आनुवंशिक पदार्थ केशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से ना होकर केंद्रक में कुछ विशिष्ट संरचनाओं के रूप में होता है, गुणसूत्र कहलाता है, ठीक है। इस परिभाषा को याद करना पड़ेगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। गुणसूत्र के कार्य एवं महत्व क्या है, आनुवंशिकी के महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करने में, शरीर की संरचना एवं क्रियाशीलता में महत्वपूर्ण भाग लेता है ये, और गुणसूत्र के प्रतिकृतिकरण में, ठीक है। इतना बस लिख दीजिए, गुणसूत्र के प्रतिकरण में, ठीक है। फिर कोशिकाओं में पहुंचकर नए जीवों के निर्माण में, ये लिख दीजिएगा, ठीक है। पहला क्या, आनुवंशिकी में, फिर दूसरा शरीर की संरचना एवं क्रियाशीलता में, ठीक है। फिर गुणसूत्र के प्रतिकरण में, और चौथा कोशिकाओं में पहुंचकर नए जीवों के निर्माण में, ये हो गया। फिर इसके बाद बच्चों देखो, ये जो प्रश्न थे मैंने आपको बता दिया, मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, अभी मैंने समझाया आपको। ये चित्र देखिए, वही चित्र जो मैंने बना के बताया था। ये एक्स वाई के इसमें नर में पाए जाते हैं, मादा में एक्स एक्स पाए जाते हैं। जब एक्स का एक्स से संयोग होता है, ये एक्स का एक्स से संयोग तो लड़की पैदा होगी, एक्स का एक्स से संयोग तो लड़की पैदा होगी। जब वाई का एक्स से संयोग होता तो लड़का पैदा होता। और मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया, ये पढ़ लीजिएगा। इसके बाद बारी आती है बच्चों
प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अपने वीडियो में दे दिए हैं आप लोगों को वो पुराना वीडियो देखना पड़ेगा, शायद भाग 2 या 3 है, उसमें मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दिया है। ये प्रश्न भी सॉल्व कराए हैं उनमें आप जाके देख लीजिएगा। ये पूरे प्रश्न अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनके उपयोग सारा कुछ बता दिया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। बात कर लेते हैं हम अपने अध्याय 11 की, क्योंकि देखो 10 तो मैंने बता दिया था। अब देखो इसमें कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सबसे पहले तो इसमें देख लें, इसमें 5 अंक बताए गए हैं, तो जिसमें से 2 आने हैं ऑब्जेक्टिव और 1 आना है 3 नंबर का प्रश्न। तो ऑब्जेक्टिव देख लें, इंद्रधनुष बनने का कारण है। इंद्रधनुष के बनने का क्या कारण है? तो ये है बच्चों वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? वर्ण विक्षेपण। फिर प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम, या फिर हिंदी में कहते हैं वर्णक्रम। वर्ण मतलब होता है रंग और क्रम मतलब होता है उनका जो ग्रुप होता है, समूह। ठीक है। फिर आकाश के नीले रंग के कारण, आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है? तो बच्चों याद रखना, प्रकाश का प्रकीर्णन। फिर 5वां आप लोग देख लें, प्रिज्म के 2 फलकों के बीच का जो कोण होता है उसे हम प्रिज्म कोण कहते हैं। याद रखिएगा, प्रिज्म के 2 फलकों के बीच का कोण प्रिज्म कोण। फिर वर्ण विक्षेपण किस में होता है? प्रिज्म में होता है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह कहलाता है रेटिना। क्या कहलाता है? रेटिना। रेटिना, उसमें ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। फिर मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस उठा हुआ है ना, इसलिए। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति। देखें, सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बारे में बता दूं लेंस के बारे में। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो बेटा लेंस होते हैं 4 प्रकार के। एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस, एक होता है गोलनाकार लेंस या बेलनाकार लेंस। ठीक है, ये होता है बेलनाकार लेंस, और एक होता है समतल लेंस। हालांकि समतल का प्रयोग नहीं करते, उत्तल, अवतल, बेलनाकार और द्विफोकसी लेंस, इसको आप द्विफोकसी लेंस बोल सकते हैं, जिसमें दोनों फोकस होते हैं, द्विफोकसी। ठीक है। अब हम इसके बारे में कुछ और बता दें बात कि उत्तल, तो ऊ मतलब दा में बड़ू की मात्रा दू। उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। बेलनाकार लेंस का प्रयोग जरा दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। और द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है दृष्टि वैषम्य। ठीक है, ये बूढ़े लोगों के साथ में हो जाता है। खैर, आगे देख लेते हैं हम। रिक्त स्थान की पूर्ति। प्रिज्म द्वारा सबसे ज़्यादा किस रंग का विचलन होता है? तो बच्चों ये बैगनी रंग का, इसका उत्तर है बैगनी। बैगनी रंग का प्रकाश किरण का सबसे ज़्यादा विचलन करता है वो प्रिज्म। फिर उसके बाद आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो बच्चों आँख का जो रंगीन भाग है वो कहलाता है आइरिश। फिर उसके बाद आँख के बीच के छिद्र को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं प्यूपिल। याद रखिएगा, आइरिस क्या होता है? आँख का रंगीन एरिया, और आँख के बीच के छिद्र को क्या कहते हैं? प्यूपिल कहते हैं। फिर यहाँ पे आप लोग देख लें सही जोड़ी में, जैसे कि आप लोग को देख लेना है टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव क्या होता है? घने जंगल से के वितान से सूर्य के प्रकाश का गुजरना टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। देखें यहाँ पे फिर सही जोड़ी में दूसरा व तीसरा वाला है, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो बच्चों तारे टिमटिमाते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। याद रखना, नीला रंग आकाश का क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन। और तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन। याद रखना पड़ेगा इनको। तो फिर एक वाक्य में उत्तर। तो देखें क्या कह रहे हैं, कम प्रकाश में पुतली पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर हम कम प्रकाश में, कम रोशनी में पढ़ाई करते हैं तो उससे क्या हो जाता है? हमारी पुतली बड़ी हो जाती है, पुतली फैल जाती है, जिससे हम फिर धीरे धीरे आंखें कमजोर हो जाती। फिर रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो बच्चों ये बनता है उल्टा और वास्तविक। तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है? वही प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। इसके बाद हम कुछ प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें जो होता है सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो देखें, बड़े अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे समझा रहा बच्चों, याद हो जाएगा आपको। होता ये है, आपको मैं पहले अपनी भाषा में बताऊं बच्चों, ध्यान से सुनिए। देखो प्रश्न तो लिखा हुआ है, जब सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या होता है? सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों तक पहुंचने से पहले क्या होता है? पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की परत से गुजरता है, वायु की मोटी परतों से गुजरता है। उससे कारण क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? कम तरंगदैर्घ्य वाले रंग जैसे कि नीला, बैगनी आदि जो रंग होते हैं इनका प्रकीर्णन हो जाता है। जो कम तरंगदैर्घ्य वाले रंग होते हैं इनका प्रकीर्णन हो जाता है। अतः केवल लंबी प्रकाश तरंगें जैसे लाल रंग हमारे नेत्रों तक पहुंचता है, और इसके कारण हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल प्रतीत होता है या रक्ताभ प्रतीत होता है। समझ गए आप लोग? क्या होता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय? जब सूर्य से प्रकाश आता है हमारे पास तो पृथ्वी की बहुत सारी विभिन्न परतों से होकर गुजरता है,
और कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश जो होते हैं उनका उसमें प्रकीर्णन हो जाता है वायुमंडल में, और केवल लाल रंग जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है वो प्रकाश बस हमारी आंखों तक पहुंचता है, इसलिए हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। समझ गए ना आप लोग। तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? अब देखें, अंतरिक्ष यात्री कहाँ है? आकाश में है। आकाश से जब वो आपको देख रहा है, किसको? आकाश में क्या होता है? वायुमंडल की परत तो होती नहीं है। देखें, अंतरिक्ष यात्री के लिए ऊंचाई पर कोई भी वायुमंडलीय परत नहीं होती है, इसलिए प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन ही नहीं होता, सीधी सीधी प्रकाश पहुंचता है और अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग काला नजर आता है, मतलब कि काला या फिर नीला। यहाँ पे देखें दो कलर हैं। नीले रंग भी क्या होता है? नीले रंग का हमारा जो पूरा जो पानी है वही चीज किसके कारण नीला दिखाई देता है या काला दिखाई देता है। ठीक है। फिर पांचवा प्रश्न है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे पृथ्वी से अधिक दूरी पर स्थित होते, बहुत दूर स्थित होते। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जैसे सूर्य भी एक तारा है, सूर्य पृथ्वी से कई करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है ना, बहुत दूर है। कुछ तारे ऐसे भी हैं बच्चों, आप लोग को बता दें, जो सूर्य से भी बड़े हैं। तो तारों से चलने वाला प्रकाश को वायुमंडल में विभिन्न परतों को पार करना पड़ता है। गर्म और ठंडी हवाओं के कारण पृथ्वी के वायुमंडल का अपवर्तनांक लगातार परिवर्तित होता रहता है। वायुमंडल में हवाएं चलती हैं जिसके कारण पृथ्वी का अपवर्तनांक क्या होता है? वायुमंडल का अपवर्तनांक बदलता रहता है। तारा से आने वाले प्रकाश किरणों का इस प्रकार लगातार अपवर्तन होता रहता है, जिसके कारण क्या होता है? इसके कारण तारों को आभासी स्थिति बदलती रहती है और तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ठीक है ना, इसको आप लोग लिख दीजिएगा। फिर छठवां प्रश्न है, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को समझाइए। तो अभी मैं ये समझाऊंगा। सातवें का ये कावाला कर लीजिएगा आप लोग। क्या होता है? सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त कराने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया? तो किसने किया था? न्यूटन साहब ने किए थे। फिर टिंडल प्रभाव, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाले प्रश्न देख लीजिएगा। निकट दृष्टि दोष, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? और 10वां दूर दृष्टि दोष क्या होता है? इनके कारण निवारण के उपाय। तो देखें, अब हम आपको परीक्षा अध्ययन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चों, इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या कहलाता है? दृष्टिपटल कहलाता है। क्या कहलाता है? दृष्टिपटल। फिर पांचवा है, स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की दूरी, मतलब कोई अच्छा खासा इंसान कितनी दूर तक देख सकता है? तो मात्र 25 सेंटीमीटर तक। अब आप बोलोगे हम तो खड़े खड़े कई किलोमीटर देख लेते। बात आपकी कॉपी के पास की हो रही है। अगर आप किसी कॉपी को अपनी आंख के पास रख के देखोगे तो एक विशेष दूरी जिसमें आप कॉपी को अपने पास में लाओगे, जैसे मैं ये इसी मोबाइल में बिल्कुल ऐसा सटा दूँ तो देखो धुंधले हो गए ना, और दूर ले जाऊंगा तो आपको देखेंगे, फिर थोड़ी और दूर कर दूंगा तो बिल्कुल देखना बंद हो जाएगा। तो वही चीज़ बात कही जा रही है। क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। फिर निकट दृष्टि दोष दूर करने में लेंस कौन सा प्रयुक्त होता है? तो अभी मैंने बताया, दा में बड़ू की मात्रा दू मतलब ऊ। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस, अवतल लेंस। निकट दृष्टि के लिए अवतल और दा में बड़ू की मात्रा दू मतलब ऊ। उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि दोष को दूर करने में प्रयुक्त होता है। ठीक है। इसके बाद रिक्त स्थान, तो पहला है प्रिज्म के दो फलकों के बीच का कोण क्या कहलाता है? प्रिज्म कोण कहलाता है। सफ़ेद रंग के प्रकाश, सफ़ेद प्रकाश जो होता है वो कई रंगों में टूट जाता है। तो ये कब टूटता है बच्चों? ये वर्ण विक्षेपण की क्रिया के द्वारा। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, अभी मैंने बताया। और सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी है बच्चों? 25 सेंटीमीटर। याद रखना, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा कोई नहीं देख सकता। इसके बाद यहाँ पे जो सही जोड़ियाँ हैं इनमें आप लोग देख लें। तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना क्या है बच्चों? वायुमंडलीय अपवर्तन। नेत्र गोलक, इसकी जो साइज होती कितनी? 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है। अब जैसे ये है दूर दृष्टि दोष, इसके लिए क्या है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। फिर जरा दृष्टि दोष, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, जरा दृष्टि दोष के लिए कौन सा? द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है, और निकट के लिए अवतल लेंस का। ठीक है। वर्ण विक्षेपण प्रिज्म से होकर के होता है। फिर इसके बाद नेत्र के किस भाग पर वस्तुओं के प्रतिबिंब बनते हैं? तो दृष्टिपटल। फिर तीसरा देख लेना कि किस रंग के प्रकाश का विचलन सर्वाधिक होता है? तो कौन से रंग का? बैगनी। इसी कारण से सूर्य हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य आसमान जो है लाल दिखाई देता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष क्या है? तो देखो, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। दूर की दृष्टि प्लस दोष। देखो ध्यान से समझना, दूर की दृष्टि, दूर की तो दृष्टि है, उसके बाद दोष उत्पन्न हो जाए तो वो कहलाता है दूर दृष्टि दोष। एक्चुअल में नाम के हिसाब से ये उल्टा है। नॉर्मली क्या होता है, आप लोग पढ़ेंगे दूर दृष्टि दोष क्या है, तो जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई ना दे, पर ये उल्टा है बॉस। क्या है?
जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं किंतु निकट की वस्तुओं को वह नहीं देख पाता, इस प्रकार के दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। और इसे दूर करने के लिए कौन सा लेंस, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही आप अवतल लेंस की परिभाषा लिख दोगे क्या, कि जब कोई व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है मगर दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता, तो इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। उदाहरण है कौन सा लेंस, अवतल लेंस। तो समझ गए ना आप लोग, अवतल लेंस का प्रयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है, निकट दृष्टि दोष के लिए। तो दोनों परिभाषा पढ़ लेना, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, दोनों को तैयार कर लेना। इसके बाद बच्चों 7वां प्रश्न कर लेना है, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। तो वह प्रकाशीय घटना जिसके फलस्वरूप, या आपको एक बात बताएं, सीधी सी परिभाषा मैं लिख के दे रहा हूँ। देखें बच्चों, ये डेफिनेशन क्या है कि श्वेत प्रकाश को, सफ़ेद रंग के प्रकाश को जब किसी प्रिज्म में से होकर गुजारा जाता है, जब किसी प्रिज्म में से होकर गुजारे जाने पर वह अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 रंगों में वो टूट जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सफ़ेद रंग की लाइट को बेटा जब किसी प्रिज्म में से गुजारोगे तो वो क्या होता है, आपने कभी देखा होगा धूप में, कभी आपने स्केल को यदि आप कभी करके देखना तो आपके सामने मानो कलर आते हैं, यहाँ पे पीछे आपको कलर दिखाई देते हैं 7 रंग के, इंद्रधनुष जैसे। इसी घटना को बच्चों वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और रंगों का जो ये क्रम प्राप्त होता है इसे हम क्या कहते हैं, वर्ण क्रम प्राप्त कहते हैं। ठीक है, अगर आपको ये पेपर में आएगा प्रश्न तो ये देखिए ये पूछा जाएगा, ठीक है, कि वर्ण विक्षेपण की घटना को सचित्र समझाइए, या प्रिज्म से होकर गुजरने वाले, प्रिज्म से जो घटना घटती वर्ण विक्षेपण को समझाइए। तो ये आप लिख देना पूरा डेफिनेशन जो मैंने आप लोगों को लिखाई है ये, और चित्र बना देना इस तरीके का। यहाँ से आप लोगों को सूर्य का प्रकाश या सफ़ेद प्रकाश गुजारना है, ये प्रिज्म बनाना है, और ये इस तरीके से आपको डायग्राम बना देना। अब बच्चों याद रखना, बैजानी हपी नाला, बैगनी जामुनी नीला हरा पीला नारंगी और लाल। बैगनी सबसे नीचे, फिर जामुनी, फिर नीला, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी और फिर लाल। इस तरीके से ये रंगों का क्रम कहलाता है। ठीक है, सबसे नीचे क्या होगा, बैगनी कम तरंगदैर्घ्य, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, फिर लास्ट में जो आर है, लाल रंग है, इसका सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होता है। तो इसको तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, श्वेत प्रकाश के विक्षेपण से आप क्या समझते, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का नामांकित चित्र बनाइए। तो यही प्रश्न है बच्चों जो मैंने आप लोगों को समझा दिया। ठीक है ना, इसी के नीचे देखो 10वें नंबर पे भी है, प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये तो ठीक है अपनी जगह, इसको रहने देना आप लोग, पर ये जरूर तैयार कर लेना। बात कर रहे थे हम अपने प्रश्नों की, तो मैंने आप लोगों को वर्ण विक्षेपण का उत्तर दे दिया। अब ये बोल रहे वर्ण क्रम क्या है, तो वही मैंने इसी में देखो एक ही में दोनों परिभाषा बता दी कि सफ़ेद रंग के प्रकाश को जब प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो वह अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। एवं रंगों का यह क्रम वर्ण क्रम कहलाता है। कौन सा रंगों का क्रम, यही बैजानी हपी नाला, बैजानी हपी नाला मैंने आप लोगों को बताया ना, बै मतलब बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, और वो चित्र बना देना। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो देखो ये वायु में उपस्थित वायु के अणु एवं अन्य कण बैगनी और नीले रंग के प्रकाश की तीव्रता से प्रकीर्णन कर देते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, तीव्रता से बैगनी और नीले रंग का प्रकीर्णन कर देते हैं, तो वह इसलिए हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, ये प्रकीर्णित नीला रंग जब हमारे नेत्रों में पड़ता है तो वह आकाश की ओर से आता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए हमें नीला रंग दिखाई देता है। खैर, इसके बाद ये बोल रहा है ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, तो भैया ग्रह जो है क्या है, पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर हैं और उससे आने वाले प्रकाश की किरणें की जो सघनता वायुमंडल की परतों से होकर नहीं गुजरती, इसलिए हमें ये ग्रह टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते। 14 मैंने बता दिया कि सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य हमें जो लाल क्यों दिखाई देता है। फिर इसके बाद अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखता है, तो ये भी मैंने बता दिया। नेत्र की समंजन क्षमता देख लीजिएगा, कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। मानव नेत्र का चित्र बच्चों, तो मानव नेत्र के चित्र के चांस तो कम है, मगर पहले के पेपरों में पूछा जाता था, मगर आपके प्रश्न बैंक में नहीं है तो शायद ना पूछा जाए, फिर भी आपकी इच्छा हो तो आप इसे कर सकते हैं। और ये तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से लिख देना है इस प्रश्न का उत्तर और कर लीजिएगा। तो देखें निकट दृष्टि दोष क्या है, ये देखिए, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य को, या फिर ऐसा दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं किंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण क्या है, तो इसके कारण आपको लिखना है, निवारण लिखना है। तो देखिए कारण क्या है बेटा,
नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, इसके कारण से ऐसा होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, इसलिए ऐसा होता है। फिर निवारण लिख देना, इसके लिए क्या करना चाहिए, निकट के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार से दूरदृष्टि दोष है, इसको भी आप लोग देख लें। दूरदृष्टि दोष की परिभाषा मैंने बता दी, क्या लिख दोगे कि ऐसा दृष्टि दोष जिसमें मनुष्य को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती किंतु पास की वस्तुएं वह नहीं देख पाता, इस प्रकार के दृष्टि दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसके कारण क्या है, तो कारण आप लिख देना। और निवारण जो है, निवारण क्या है, इसने देखो ये है कारण, इस दोष में नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, नेत्र लेंस की अभिसारी क्षमता कम हो जाती है। ये हो गए 2 पॉइंट। ठीक है, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये, और यहाँ से आ जाएगा ये। फिर इसके लिए कैसा लेंस प्रयोग करना चाहिए, ये बोल रहा है दूरदृष्टि दोष, मतलब इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग। तो ये हो गए निवारण के उपाय। तो बच्चों यहाँ पे ये हमारे 2 अध्याय हो गए। बहुत जल्द मैं अपने विद्युत वाले चैप्टर से प्रश्न उत्तर भी आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर दूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय।